तो हेलो बच्चा लोग, वेलकम बैक टू जेटीपी क्लासेस। बच्चों, आज का टॉपिक है +1 साइंस के लिए। टॉपिक का नेम है, एक नया चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। यूनिट का नेम सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन है। उसके अंदर चैप्टर नया है, चैप्टर का नेम है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ओके, और इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम बिल्कुल आराम से पढ़ेंगे और इसके अंदर टॉपिक भी मेन यही है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो बड़े ध्यान से समझना बच्चों, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है क्या। देखो, आप एक वर्ड को अच्छे से जानते हो, वो वर्ड है इनर्शिया। तो ध्यान से समझना बच्चों, इनर्शिया। इनर्शिया को आपने दो बार पढ़ा है। एक बार पढ़ा है इनर्शिया ऑफ रेस्ट और एक बार आपने पढ़ा इसे इनर्शिया ऑफ मोशन। अगर कोई बॉडी रेस्ट पर है तो वो रेस्ट पे ही रहेगी जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। और जब तक वो रेस्ट पर है, इसका मतलब उसका इनर्शिया क्या है, रेस्ट वाला है। इनर्शिया ऑफ रेस्ट है एट दैट टाइम। ओके, और अगर मूवमेंट में है तो मूवमेंट में ही रहेगी जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना किया जाए। वो एक्सटर्नल फोर्स क्या करेगा एट दैट टाइम, या तो उसकी वेलोसिटी को तेज कर देगा, मींस उसकी मूवमेंट को तेज कर देगा, जहां उसको रोक देगा। डिपेंड है कि फोर्स किस साइड से अप्लाई किया जा रहा है। तो बच्चों, इन दोनों केसेस में एक बात आपने पढ़ा बच्चों, वो क्या कि बॉडी जो है, बॉडी के ऊपर हमने फोर्स लगाया तो वो फोर्स किस चीज को मूव करवाती है, इसके मास को। मास को, तो इसका मतलब एक मास वर्ड ही तो ऐसा है जिसको हमने जब तक अब तक जो भी पढ़ा लीनियर मोशन या ट्रांसलेटरी मोशन के अंदर, उसके ऊपर मैं फोर्स अप्लाई करता हूं तो वो बॉडी आगे को जाएगी। इसका मतलब मास आगे को मूव करता है। तो मास के ऊपर डिपेंड है बच्चों कि हम कितना फोर्स लगा रहे हैं उसकी मूवमेंट के लिए। अगर इसके ऊपर मैं मान लो इसको, ये जो बॉडी है इसके अंदर क्वांटिटी ऑफ मैटर इतना ज्यादा, इसका मास इतना ज्यादा है कि जब तक इसके ऊपर 10 न्यूटन का फोर्स ना लगे ये बॉडी आगे को डिस्प्लेस नहीं होगी, अगर इनर्शिया ऑफ रेस्ट पे है तो इसका मतलब जब तक मैं इसके ऊपर 8 न्यूटन 9 न्यूटन का फोर्स लगाऊंगा तब भी ये बॉडी मूव नहीं करेगी। तो इसका मतलब है कि जो मास है वो बताएगा हमें कि कितना फोर्स चाहिए इस बॉडी को आगे मूव करने के लिए। ओके, क्योंकि ये बॉडी 10 न्यूटन पे चलेगी, 10 न्यूटन का जब इसके ऊपर फोर्स लगेगा तभी ये बॉडी आगे चलेगी। तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स को 0 मानकर चलूं तो बच्चों मेरे पास इस बॉडी का वेट मींस इसका रिएक्शन क्या होगा, वेट आएगा m इंटू जी। जी हमेशा कांस्टेंट रहेगी, तो m क्या है, मास। तो मास के ऊपर डिपेंड है और वो मास इंटू जी क्या बनाएगा, रिएक्शन। तो रिएक्शन अगर मेरे पास है 10 न्यूटन की, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं 10 न्यूटन का फोर्स लगाऊंगा तभी जाकर ये हल्का सा मूव करने की कोशिश कर सकता है। तो देयरफॉर ओवरऑल देखा जाए, वेट इक्वल्स टू रिएक्शन इक्वल्स टू mg। तो इसमें मास ही तो है जो कि डील करवा रहा है कि कितना फोर्स इसके ऊपर लगेगा तभी ये बॉडी आगे डिस्प्लेस करेगी। क्लियर। तो इसका मतलब अभी ये कौन सा था, ट्रांसलेटरी। ओके, कितना फोर्स चाहिए तो वो पूरा पूरा किसके प्रोपोर्शनल आएगा बच्चों के, मास कितना है उस बॉडी का। और अब हम किस में पढ़ेंगे, रोटेशनल में पढ़ेंगे। इस चैप्टर इस यूनिट को पूरा रोटेशन में हम पढ़ रहे हैं। तो बच्चों, रोटेशन के अंदर वो जो मास होगा उसे हम क्या बोलेंगे, रोटेशन के अंदर मास नहीं आता, उस पे अंदर जो आएगा उसे बोलते हैं बच्चों रोटेशनल इनर्शिया या मोमेंट ऑफ इनर्शिया। कि उसके प्रोपोर्शनल होगा कि कितना टॉर्क लगेगा उस बॉडी को घुमाने के लिए। ध्यान से समझो एक बार और से, एक वर्ड है मेरे पास मोमेंट ऑफ फोर्स, वो क्या था, टॉर्क। ये क्या था, फोर्स, ये था ट्रांसलेटरी के लिए। ओके, फोर्स था ट्रांसलेटरी के लिए और मोमेंट ऑफ फोर्स किसके लिए है, रोटेशनल के लिए। ओके, कितना फोर्स चाहिए उस बॉडी को अपने ही एक्सिस के अराउंड घुमाने के लिए, किसी भी बॉडी को। ओके, या किसी भी रोटेशन के अराउंड घुमाने के लिए, कोई हमारे पास एक्सिस ऑफ रोटेशन है उसके अराउंड घुमाने के लिए। तो इसके अंदर ये ट्रांसलेटरी था फोर्स, तो ये पूरा बन गया टॉर्क। ये टॉर्क बना तो वो बना ट्रांस रोटेशनल। तो ये जो फोर्स था इसके अंदर बच्चों मास था जो कि ट्रांसलेटरी था। जब तक अब तक हमने जितनी बार भी मास हाथ में लगाया तो बच्चों वो मोशन भी कैसा था, ट्रांसलेटरी था।
अब मोमेंट ऑफ मास क्या होगा, जैसे कि मास क्या है, इनर्शिया को रिप्रेजेंट करता है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, जो कि बिल्कुल मास को रिप्रेजेंट करेगा, और उसको हम यहां पर लिखेंगे आई के साथ। बात समझ में आई? यहां पर लिखूंगा मैं ट्रांसलेटरी, यहां पर लिखूंगा रोटेशनल। ट्रांसलेटरी में आया फोर्स, यहां पर क्या आया, मोमेंट ऑफ फोर्स, या जिसको हमने बोल दिया टॉर्क। यहां पर आया मोमेंटम या लीनियर मोमेंटम, तो यहां पर क्या आ गया, एंगुलर मोमेंटम। ओके, उसी तरह से यहां पर था इनर्शिया। ओके, इनर्शिया था मींस मास था, तो यहां पर क्या होगा बच्चों, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। डिपेंड करेगा मास कितना लग रहा है उस बॉडी को, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया के ऊपर डिपेंड है कि कितना टॉर्क लगेगा उस बॉडी को घुमाने के लिए। तो पूरी तरह से मास यहां पर क्या बनता है, किसके एनालॉग है बच्चों, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के। बात समझ में आ गई? तो अब जितने भी फॉर्मूले हमारे पास थे उन सभी में बच्चों साथ में मास अब कहीं पर भी नहीं आएगा, रोटेशनल के अंदर क्या आएगा, आई आएगा। आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। बात समझ में आ गई? तो कैसे करेंगे इसको, बिल्कुल आराम से पढ़ेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे बच्चों हम कहां से, काइनेटिक एनर्जी से। मारो स्क्रीनशॉट इसका जल्दी से, विद काइनेटिक एनर्जी से हम स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले है बच्चों काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशनल इनर्शिया। मींस अब इनर्शिया कैसे है, रोटेशनल है। ओके, पहले इनर्शिया क्या था, लीनियर था, तो उस वाले केस में मास था। अब रोटेशनल है इनर्शिया, चेंजेस ऐसे आएंगे। ओके, इनर्शिया ऑफ मास, इनर्शिया ऑफ मूवमेंट या इनर्शिया ऑफ रेस्ट, दोनों कैसे अब रोटेशनल केस में है। तो बच्चों उसको अब यहां पर हम कैसे पढ़ेंगे, देखो मेरे पास एक बॉडी है, कोई ये बॉडी है इरेगुलर शेप्ड है। ओके, इसका बच्चों एक्सिस ऑफ रोटेशन है मेरे पास, वो रहा, ये रहा उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन। ओके, अब ये जो बॉडी है इसके पास बच्चों बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स से बना होगा, क्योंकि चैप्टर का नेम है सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। छोटे छोटे पॉइंट ऑब्जेक्ट्स ने छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे बच्चों, जो कि जिससे ये बना होगा, और वो सभी के सभी किसी रिजिड बॉडी के अंदर होंगे। तो उन सभी मास पार्टिकल्स को हम मिला देंगे तो हमारे पास एक बड़ी बॉडी बन जाएगी। तो ये सभी मास पार्टिकल्स से, मास पार्टिकल ये m1 है, ये हमारे पास m2 है, कोई ये m3 है, ऐसे बहुत सारे हैं, तो ये कोई mn है। तो ये पार्टिकल जो है इसकी दूरी यहां से यहां तक की होगी r1, इसकी दूरी यहां से यहां तक की होगी r2, इसकी यहां से यहां तक की r3 है, इसकी यहां से यहां तक की rn है। ओके, और जब ये बच्चों ऐसे बॉडी पूरी घूमती है तो इसके ऊपर ये जो पार्टिकल्स हैं इस बॉडी के वो भी साथ में घूमेंगे। तो वो भी कैसे जाएंगे, अगर ये ऐसे है तो ऐसे घूमेगा, तो इसका मतलब ये भी पार्टिकल ऐसे गया, ये पार्टिकल भी ऐसे, ये पार्टिकल यहां से ऊपर को, ये पार्टिकल यहां से ऐसे, ये भी पार्टिकल ऐसे, सभी घूमेंगे ऐसे, तो ये बॉडी ऐसे घूमेगी। क्लियर? तो इसका मतलब क्या है, ये उसका R हो गया, इसके ऊपर यहां पर क्या लग रही है, लीनियर फोर्सेस लग रहे हैं, इसके ऊपर F1, F2, इसके ऊपर Fn, यहाँ पर F3, सो ऑन सभी लगेंगे। और जब ये लगेंगे तो यहाँ पर क्या क्या आएगा, ये पूरी बॉडी होगी, सारी की सारी बॉडी जब ऐसे घूमेगी तो यहाँ पर एक वेलोसिटी होगी, वो कौन सी होगी, एंगुलर वेलोसिटी। यहाँ पर क्या होगा, टॉर्क होगा। क्लियर? यहाँ पर ही क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम होगा। तो कितने मोमेंटम के साथ घूम रहे हैं वो भी सभी के सभी यहाँ पर रोटेशनल केस में आएंगे। क्लियर? अब पहले वाले पार्टिकल के लिए हम फाइंड करेंगे कि उसकी अब काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल इनर्शिया में क्या बन रही है। ओके, तो रोटेशनल इनर्शिया है साथ में, इसका मतलब आई लेकर चलना पड़ेगा। मींस वो भी ये जो लीनियर मोशन है वो रोटेशनल बनाएंगे। तो कैसे बनेगा, सबसे पहले देखिए काइनेटिक एनर्जी होता क्या है लीनियर मोशन के लिए। लीनियर मोशन या ट्रांसलेटरी मोशन वो है हमारे पास हाफ mv² है।
पहले पार्टिकल के लिए क्या होगा, फॉर फर्स्ट पार्टिकल के लिए क्या होगा, 1/2 m1 v1 स्क्वायर। अब ये जो m1 v1 है वो क्या है बच्चों, यहां पर ये पहला पार्टिकल है, ये इस साइड को जब फोर्स इस साइड को लगा तो इसका मतलब वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी इस साइड को है, उसी तरह से इसकी वेलोसिटी इस साइड को है, उसी तरह से इसकी वेलोसिटी इस साइड को है, इसकी इस साइड को, ये लीनियर वेलोसिटीज है सभी। ओके, रोटेशनल यहां पर लगेंगे क्योंकि ये पार्टिकल यहां से लीनियरली ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, जिस साइड को फोर्स उसी साइड को वेलोसिटी है। तो पहले पार्टिकल के लिए ये हो गया क्लियर। नेक्स्ट, अब पहले पार्टिकल के लिए ये आ गया। हम लीनियर को रोटेशनल में कैसे चेंज करते हैं, हमें पता है v क्या होता है, v इक्वल्स टू ओमेगा इनटू r। क्लियर था, आपने पढ़ा है इसको काइनेमेटिक्स के अंदर। अब ओमेगा सभी के लिए कांस्टेंट है क्योंकि यहां से ये बॉडी सभी घूमेगी, ओमेगा सब के लिए सेम है क्योंकि एक ही ओमेगा के साथ पूरी बॉडी घूम रही है। तो देयरफॉर इसका v1 होगा, इसका r1 होगा अगर पहले पार्टिकल की, बाकी के लिए v2, साथ में यहाँ पर r2 आएगा, v3 r3 आएगा, ओमेगा सभी में क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो यहाँ पर फिल करूं 1/2 m1, साथ में क्या आएगा ओमेगा, साथ में आ गया r1 का स्क्वायर, हो गया r1 का स्क्वायर, तो इसका मतलब यहाँ पर इस पूरे का स्क्वायर आ गया। तो 1/2 साथ में m1 r1 का स्क्वायर, साथ में आ गया ओमेगा स्क्वायर। ओके, हो गया। अब ये पहले पार्टिकल के लिए हो गया, दूसरे के लिए, तीसरे के लिए, अप टू n पार्टिकल सभी के लिए कर दें तो पूरा क्या होगा बच्चों, हमारे पास फुल काइनेटिक एनर्जी क्या आएगी। अब सारी के सारी पार्टिकल्स को हम अगर डील कर लें तो वो बनेगा 1/2, साथ में आएगा यहाँ पर m1, साथ में आएगा r1 का स्क्वायर, ओके, साथ में आया ओमेगा का स्क्वायर, और ओमेगा का स्क्वायर सभी में कांस्टेंट होगा, इसको मैं बाहर निकाल लूं, 1/2 भी कांस्टेंट है, बाहर निकाल लूं, तो यहाँ पर क्या क्या बनेंगे, mn rn का स्क्वायर, और यहाँ पर आएगा साथ में ओमेगा का स्क्वायर, सारे के सारे कॉमन निकाल दिए। ओके, अब क्या बनेगा, देखो ये पूरा अब लीनियर के साथ इसको कंपेयर करें, 1/2 है जी हाँ 1/2 है, v वेलोसिटी थी लीनियर, ओमेगा है एंगुलर वेलोसिटी, ये पूरा m। अब यहाँ पर पूरा m क्या है, ये पूरा m किसके लिए था, पूरी काइनेटिक एनर्जी के लिए। अब पूरी काइनेटिक एनर्जी मींस उस पूरी बॉडी के लीनियर मोशन के लिए, और पहले के लिए था m1। उसी तरह से बच्चों यहाँ पर ये पूरी बॉडी के लिए बच्चों सारा मास होगा। तो अब ये रोटेशन वाला केस है, तो ये पूरा मास था लीनियर के लिए, अब यहाँ पर ये पूरा मास किसके लिए है, इस पूरी बॉडी के लिए। तो वो क्या बनेगा, रोटेशनल इनर्शिया। तो वो यहाँ पर क्या आ गया, I, साथ में आएगा ओमेगा स्क्वायर, वेयर I क्या है, mi ri का स्क्वायर, सो ऑन, सारे के सारे पार्टिकल्स इकट्ठे कर दो। क्लियर। तो इसका मतलब बच्चों अभी क्या बना कि I होता किसके बराबर है, 1 से लेकर n तक mi ri का स्क्वायर। क्लियर। तो ये है हमारे पास क्या, मोमेंट ऑफ इनर्शिया या रोटेशनल इनर्शिया, वो ये बनता है। अब हम इसको डील करा करेंगे, ना के मास को, किसके अंदर, रोटेशनल केसेस के अंदर। हो गया, काइनेटिक एनर्जी हमारे पास आ गई, वो क्या बनी 1/2। देखो बच्चों याद कैसे रखना, आई की वैल्यू, मास की जगह आई लगा रहे यार, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, बट आई की वैल्यू क्या होती है वो याद रखना बहुत जरूरी है, वो है mr²। ओके, क्लियर हो गया आपको। अब सेकंड करेंगे। अब एक बात यहां से आप और याद रखो बच्चों, वो क्या कि जो पार्टिकल्स इसके पास होंगे उनकी वेलोसिटी ज्यादा होगी कि कम होगी, बताओ जल्दी से। मान लो ये पार्टिकल बहुत दूरी पर है m2, इसकी वेलोसिटी ये ज्यादा है या ये वाले इसकी वेलोसिटी ज्यादा है, जल्दी बताओ। यहां से देखो, ये तो कांस्टेंट है सभी के लिए। अब किसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी, जिसका ये ज्यादा होगा। ओके, तो ज्यादा किसका है, इसका r ज्यादा है, ये ज्यादा है, सो देयरफॉर इसकी ये वाली वेलोसिटी भी क्या है, ज्यादा होगी। क्लियर, क्योंकि ये कांस्टेंट है। तो जो दूर पार्टिकल्स है वो बहुत जल्दी से घूमते हैं एज कंपेयर टू जो पार्टिकल्स पास होंगे। क्लियर।
तो ये हो गया। अब इसको मारो जल्दी स्क्रीनशॉट। इसके बाद करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया को थोड़ा सा और पढ़ लें। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम पढ़ चुके हैं बच्चों, वो क्या है, I = mr²। याद रखना इस बात को। मास होगा, अगर किसी भी वो बॉडी का मास क्या है वो, और साथ में उसका रेडियस क्या है। अब रेडियस हम कैसे फाइंड करेंगे, देखो जिस भी पार्टिकल की बात की गई होगी उसका रेडियस देखा जाएगा, और अगर मैं उसको पूरा रेगुलर शेप्ड मानकर चलूं तो पूरा रेडियस देखा जाएगा, एंड तक का रेडियस क्या है तो वो आर साथ में लिखेंगे, तो वो हमारे पास आ जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसका। ओके, जैसे अगर ये पूरा रेगुलर शेप्ड है, यहां से लेकर यहां तक का पूरा आर माना जाएगा। इस पूरे का निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूरी बॉडी का, तो पूरा आर लेकर चलना पड़ेगा। क्लियर, डन। आई हमारे पास हो गया। डेफिनेशन आराम से बन सकती है, वो क्या बनेगी, मास ऑफ द बॉडी इनटू क्या होगा, रेडियस ऑफ दैट बॉडी फ्रॉम इट्स एक्सिस ऑफ रोटेशन से। इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा हमारे पास, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्लियर। यूनिट क्या बनेगा, किलोग्राम, इसका क्या बनेगा, मीटर स्क्वायर। डिफाइन हो चुका पूरा। नेक्स्ट इसके बाद बच्चों जो स्टार्ट करेंगे हम, वो है रेडियस ऑफ गायरेशन। मारो स्क्रीनशॉट इसका भी जल्दी से, इसके बाद स्टार्ट करते हैं उसे भी। तो नेक्स्ट है बच्चों टॉपिक रेडियस ऑफ गायरेशन। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बिल्कुल आसान सा है। बुक में जो इसकी डेफिनेशन लिखी होगी, जहां जैसे इसको बनाया गया कि बहुत डिफिकल्ट है, ऐसा कुछ नहीं है बच्चों। बिल्कुल आरामदायक टॉपिक है, बिल्कुल इजी है। वो देखो कैसे, मान लो यही मेरे पास डायग्राम है। ओके, अब इस पूरी के पूरी बॉडी का मैंने क्या निकाल दिया था बच्चों, पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला था। वो क्या आया था, देखो ये पूरी बॉडी थी, इसका पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालूं, फिर मैं बताऊंगा बच्चों कि ये है क्या। क्लियर। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस बॉडी का आ गया, वो आया I = मास थे सभी पार्टिकल्स के, वो था mi(r_i²) सोन अप टू mn(r_n²). ये पूरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका बना था। ओके, अब मुझे ये छोटे पार्टिकल्स थे अप टू n तक, मुझे क्या चाहिए, सारा का सारा मास चाहिए, इसका सारा मास चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं मान लूं अगर कि ये जितने छोटे पार्टिकल्स थे सभी के सभी इक्वल मासेस के थे, इसका मतलब m1 = m एंड सो ऑन, सभी के सभी इक्वल्स टू क्या है, m है। ओके, तो इसका मतलब एट दैट टाइम क्या होगा, कुछ ये बन गया, सारे के सारे मास कर दिए, इकट्ठे कर दिए, एक जितने कर दिए, तो इस मास को मैं कॉमन निकाल दूं बाहर। अब तो ये कुछ बन गया। अब ये मास m है, ये किसी एक का है, मुझे पूरा मास चाहिए इस बॉडी का। तो पूरा मास कैसे आएगा, इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूं n के साथ। n क्या थे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स थे, मल्टीप्लाई किया n के साथ और डिवाइड भी कर दिया। तो ये m × n, एक मास पार्टिकल है, उसकी मास है m, टोटल n है, तो टोटल मास बन गया n। ये पूरा मास अब m बन गया, सारा मास आ गया इस पूरी बॉडी का। m टोटल मास इस बॉडी का बन गया, वो बन गया m। तो यहां पर क्या बनेगा, डिवाइड बाय। यहां तक क्लियर है, मींस मैंने इसको ही चेंजेस कर दिया और ये कुछ बना दिया, पूरी यही वैल्यू का ये बना दिया। ओके, क्यों, क्योंकि मुझे मास चाहिए था इस पूरी बॉडी का। अब वो मास मुझे क्यों चाहिए था वो देखिए, यहां से मोमेंट ऑफ इनर्शिया मेरा बनकर आ गया कुछ ये। अब क्या है, वो बोल रहे हैं बच्चों कि जो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया था इस पूरी की पूरी बॉडी का, ओके, ये पूरी की पूरी बॉडी का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया था, वही मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहे इसी एक्सिस से, जहां ऐसा ही कोई एक्सिस मैं और ले लूं, और जैसा ये एक्सिस है वैसा ही एक्सिस वो हो, और जो इसका मास है m, ये वाला कोई दूसरी बॉडी लूं, उसका भी मास कितना हो जितना मास इसका था। ओके, तो कितनी दूरी पर वो मैं मास को, ऐसे जैसे ये घूम रहा है वैसे ही मैं इस एक्सिस से कितनी दूरी पर उसको घुमाऊं, ताकि जो ये आई आया उसका भी आई वही आ सके। समझ में आई बात, देखो ध्यान से।
ये पूरी पूरी बॉडी थी, मान लो किसी भी शेप की थी, इसका मास है m, मैंने निकाल दिया m, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल दिया, कुछ आया था क्या ये, ओके। अब वैसा ही ये जो मास है वही मैंने मास ले लिया, उतनी मास की बॉडी ले ली, वो ले ली ये बॉडी हो गया मास, वो बॉडी मास होगी। ये है जहां बहुत ज्यादा भारी है, मास उतना ही जितना मास इसका था, उसका भी मास उतना ही है। ये बॉडी है, इसका भी मास कितना है जितना ये मास था। अब उसको मैं बच्चों किसी एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये रहा, कितने आर पर रखूं, कितनी दूरी पर रखूं, उसको यहां पर उन्होंने के बोला है, कितने के डिस्टेंस पे उसको रखकर इसको इसके अराउंड घुमाऊं, जैसे ये घूम रहा था अपने एक्सिस ऑफ रोटेशन के साथ, इसको ऐसे घुमाऊं ताकि आई की वैल्यू भी क्या बन सके, जो यहां पर जो इसकी आई की वैल्यू थी उस पर भी आई की वैल्यू वही रह सके, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या रह सके, सेम। बात समझ में आई, ये मास और ये मास सेम रह सके। जहां अब इसको डेफिनेशन कैसे बोल रही है कि एक्सिस ऑफ रोटेशन से कुछ इतनी ज्यादा दूरी होना जहां पर अगर इस बॉडी के पूरे मास को कंसंट्रेट किया जाए तो एट दैट टाइम जो रिजल्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया आए वो भी कितना हो जितना ये पहले था, जब ये बॉडी है उसी एक्सिस ऑफ रोटेशन के अराउंड घूम रही थी। बात समझ में आई। अब देखो बच्चों, अभी इसको मैथमेटिकली कर देते हैं। वो कैसे, ये आपने कर लिया, इसके लिए हो गया, अब मैं इसके लिए कर दूं, और मास जो ये है वही मास इस पूरी बॉडी का था, उतना ही मास इसका है, ओके। अब ये थोड़ा दूर स्पेस था, मींस उतना भारी नहीं है, अभी यहां पर ये पूरा फुल भारी है, पूरा मास कंजेस्टेड किया गया, जितना मास इसका था उतना ही मास इसका है, मान लिया गया, सपोज किया गया। अब इसका मास भी वही, उसका मास भी वही। अब इसका मास ये है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका क्या आएगा, m मास, कितनी दूरी के, यहां पर ये सभी दूरियां ही तो थी एक्सिस ऑफ रोटेशन से, एक्सिस ऑफ रोटेशन यहां पर ये है तो k स्क्वायर बन गया। तो डेफिनेशन क्या कह रही है कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या रहना चाहिए, सेम। इसका मैं आई डैश मान लूं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसका क्या था, आई था, तो देयरफॉर आई इक्वल्स टू आई डैश, इसका ये रहा m अपॉन n था, यहां पर क्या आ गया, m के साथ m गया तो k की वैल्यू क्या आई, अंडर रूट में आ गया, क्या आ गया, r1 का स्क्वायर, r2 का स्क्वायर अप टू rn का स्क्वायर अपॉन n। तो ये है मेरे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस कि कितना परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिया जाए उस एक्सिस ऑफ रोटेशन से, ताकि अगर वहां पर उस पूरी की पूरी बॉडी का मास कंसंट्रेट किया जाए तो वो भी उतना ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे जितना ये पहले दे रहा था। बात समझ में आ गई। तो ये रहा मेरे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इस डिस्टेंस को, इस परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ रोटेशन से वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हम बोलते हैं बच्चों क्या, रेडियस ऑफ गायरेशन। क्लियर हो गया, मारो स्क्रीनशॉट जल्दी से इसका भी। इसके बाद छोटे छोटे पार्ट्स हैं और एक आएगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, उसको हम आराम से करेंगे। बाकी छोटे छोटे से थोड़े से अभी करेंगे इसी ही डायग्राम के ऊपर रिजल्ट्स। तो सबसे पहले है बच्चों टॉर्क एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई, इनके बीच में रिलेशन क्या है। देखो यार, जितना अब तक आप पढ़ चुके हो तो आपको यहां से क्लियरेंस आ चुकी है कि इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या होगा। लीनियर में क्या था, फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन था कुछ, यहां पर क्या होगा, फोर्स क्या बन गया, टॉर्क बन गया। मास यहां पर क्या बनता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई। एक्सेलरेशन लीनियर वाली थी, यहां पर एक्सेलरेशन कौन सी होगी, ये वाली। ये तो ये रिलेशन हमारे पास आना चाहिए बनकर। वो बनाएंगे कैसे, देखो इसी डायग्राम से करेंगे स्टार्ट इसको भी। तो करना कैसे है देखिए, पहले सबसे पहले क्या आएगा, टॉर्क हमें चाहिए। तो टॉर्क बनती कैसे है, R क्रॉस F। मैं पहले पार्टिकल की बात करूं, वो पार्टिकल है ये वाला, पहले पार्टिकल के लिए। तो फर्स्ट पार्टिकल है तो उसके लिए बात हो रही है, तो टॉर्क R1 टॉ1 बन गया पहली, उसका ये रहा, और फोर्स उसके ऊपर कोई लगेगा। अब देखो इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा
यहां पर जो F लग रहा है वो कौन सा होगा बच्चों, इसके ऊपर फोर्स। देखो टॉर्क क्या रहेगी, टॉर्क आएगी यहां पर इस केस के ऊपर, तो यहां पर जो फोर्स भी आएगा वो भी क्या होगा, F1 R1 साथ में F1, ये दोनों के दोनों बन गए। उसी तरह से बाकी पार्टिकल्स के लिए भी होगा कुछ ना कुछ। तो देखो वो क्या बनेगा, पहले पार्टिकल के लिए ये आ गया R1, अब F क्या होगा, F1 है। F की वैल्यू क्या होती है बच्चों, मास इनटू एक्सेलरेशन, कुछ ये बन गया मास इनटू एक्सेलरेशन। ओके, तो मास इनटू एक्सेलरेशन आ चुका है। हमें क्या पता है कि एक्सेलरेशन क्या होती है इस केस के अंदर, इसी के अंदर देखो एक्सेलरेशन होती है A, वो भी किस साइड को होगी, इस साइड को, जिस साइड को फोर्स था A। तो ये A है, तो बच्चों यहां पर आएगा, यहां पर R1 है तो साथ में मैं मास लिख दूंगा M, साथ में है A की वैल्यू क्या होगी यहां पर देखो A इक्वल्स टू R, साथ में आएगा अल्फा, अल्फा आ गया। अब ये कौन सा है, एंगुलर एक्सेलरेशन, वो कहां पर आती है, इस रोटेशन वाले केसेस पर। कितनी जल्दी से, पिछली वाली टर्न से ज्यादा कितनी तेजी से घूम रहा है, चेंज इन ओमेगा। ओके, तो ये बन गया। अब ये अगर इसको वैल्यू को मैं यहां फिल करूंगा तो मैं कर दिया फिल R और साथ में आ गया ये, तो ये R कौन सा था, कितनी दूरी पर, ये तो R1 बन गया यहां पर वो। ओके, तो क्या आया अब यहां पर देखो, ये है और साथ में ये पूरा पूरा बना, तो M साथ में आ गया R1 का स्क्वायर और साथ में आया अल्फा, ये बन गया मेरे पास टॉप। दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है इनके बीच में, सो देयरफॉर क्रॉस हटा दिया मैंने, साइन 90 मैक्सिमम बन चुका है। तो कुछ ये आ गया, ये बन गया। अब ये किसके लिए है, पहले पार्टिकल के लिए हो गया, टॉप पहले के लिए था तो ये पहले के लिए बन गया, और ये क्या आ गया, आई बन गया पहले के लिए। ओके, उसी तरह से बाकी सभी के लिए करेंगे हम, तो वो क्या बनेगा, M साथ में क्या आएगा, R2 का स्क्वायर। यहां पर M1 था पहले पार्टिकल के लिए है, तो यहां पर M2 आ जाएगा और साथ में अल्फा आ गया। अब ये अल्फा सभी के लिए क्या होगा, यहां पर कांस्टेंट, क्योंकि टॉप भी यहां पर और अल्फा भी यहां पर ही लग रहा है। तो इसी तरह से ये सभी के साथ अल्फा आता जाएगा, आएगा अप टू n तक आ जाएगा, जितने पार्टिकल्स इसके ऊपर है n तक है, तो वो क्या आएंगे 3R3 का स्क्वायर साथ में अल्फा। पूरी टोटल टॉर्क क्या आएगी, अब सभी की सभी टॉर्क पूरी देखेंगे सभी पार्टिकल्स के लिए, तो वो क्या बनेगी अप टू n तक। तो सभी को इकट्ठा करो तो वो क्या बनेगा मेरे पास, M1 यहां पर आ गया, I1 साथ अल्फा, यहां पर आ गया I2 साथ अल्फा, ये I2 हो गया, ये I n के लिए था तो ये n बन गया यहां पर IN साथ में अल्फा हो गया। अब क्या होगा, ये अल्फा अल्फा बाहर कॉमन कर दिया, तो I1 प्लस I2 प्लस I3 ये सभी के लिए था। ये क्या था, थोड़े थोड़े से हर एक पार्टिकल्स के मोमेंट ऑफ इनर्शिया थे, तो पूरा क्या हो गया, I इकट्ठा हो गया, तो वो हमारे पास क्या आ गया, टाउ इक्वल्स टू I साथ में अल्फा, तो बन गया वही पूरा पूरा। क्लियर, ये हो गया। अब एंगुलर मोमेंटम की बात करें तो ये टॉप और आई के अंदर हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास, अगर बात करूं एंगुलर मोमेंटम और इसकी, तो उसके लिए कैसे करेंगे, हमें क्या पता है कि L होता क्या है बच्चों, D। अब टॉ हमारे पास था dl/dt के साथ, ये है हमारे पास। ओके, अब टॉ है dl/dt, तो मुझे L चाहिए यहां से, L। अब मुझे अगर L चाहिए तो L क्या आएगा, L कैसे आएगा, देखो इसी रिलेशन के साथ कर लूं, ये पूरे के लिए निकाला था,
अब इसी से अगर मैंने एल निकालना हो तो वो बनेगा टाउ इस साइड आ गया, साथ में आई, साथ में अल्फा आ गया और साथ में आ गया डी डी। कुछ ये बन गया, हो गया। अब पूरे के लिए करूं, सारे के इकट्ठे के लिए करूं तो डीएल बन गया, डीएल का आ गया एल और यहां पर आई का क्या बनेगा, तो आई आ जाएगा। अल्फा था यहां पर, मुझे क्या चाहिए अभी, ये अल्फा। और एंगुलर मोमेंटम में ये क्या होता है, जैसे लीनियर मोमेंटम P इक्वल्स टू m इंटू वी था, तो इसमें क्या होगा L, साथ में यहां पर V नहीं आएगा, V की जगह आएगा ओमेगा आएगा, होना चाहिए, I तो है। तो ये चीज पूरी पूरी क्या बनेगी, आप देखो ये पूरा पूरा, थोड़ा सा टाइम था, ओके, थोड़ा सा टाइम था, मुझे क्या पता है L क्या होता है बच्चों, डी ओमेगा बाई डी टी, क्लियर है, हमें पता है ये चीज। तो यहां से बच्चों अबे मुझे क्या चाहिए, अल्फा साथ में डी टी है, तो यहां पर क्या आएगा डी ओमेगा, अगर थोड़ा सा ये था तो यहां पर भी ये क्या आएगा, ये डी ओमेगा आ गया। पूरे के लिए करूंगा तो ये पूरा एल बन गया, यहां पर इंटीग्रेट करने के बाद तो ये आई आ गया और यहां पर ये ओमेगा आ गया, तो रिलेशन ऑटोमेटिकली ऐसे बन गया। क्लियर, समझ में आई बात। तो इससे ये चीज कैसे बनी है भी आपको पता होना चाहिए, एल इक्वल्स टू आई साथ में ओमेगा, ये रिलेशन लीनियर के लिए, ये रोटेशनल के लिए। तो बच्चों एंगुलर मोमेंटम और आई के बीच में रिलेशन हमारा जो था वो बन चुका है। नेक्स्ट है टॉ और इनके बीच में आपको जो रिलेशन पता है ये रहा, ये हमने यहां से भी स्टार्ट किया है। तो ये हो गया बच्चों। इसके बाद लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम है, उसको स्टार्ट करेंगे। मारो इसका भी जल्दी से स्क्रीनशॉट। तो बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। यार ये भी तो आपने बहुत बार पढ़ा है बच्चों, तो वो क्या है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अब इसका मतलब क्या कि अगर किसी बॉडी के ऊपर, जो कि रोटेशनल केसेस में ही मान लो, अगर उसके ऊपर बच्चों हमने फोर्स नहीं लगाई, रोटेशनल वाले केस में फोर्स कौन सी होगी, टॉर्क होगी, ओके। तो टॉर्क नहीं लगाई तो न्यूटन के सेकंड लॉ था हमारे पास, F इक्वल्स टू डी पी बाई डी टी। रोटेशन में क्या है, टॉ इक्वल्स टू डी एल बाई डी टी। अगर ये जीरो है तो कंजर्व मींस ये जीरो है तो चेंजेस नहीं है लीनियर इस एंगुलर मोमेंटम में, तो देयरफॉर एल क्या है, कांस्टेंट रहेगा जब तक टॉ क्या है, जीरो है, टॉ में चेंजेस नहीं आ रहे। मींस अगर जो पहले से उसके पास टॉर्क थी अगर वो उसके पास है तो ठीक है बच्चों, बट अगर टॉर्क उसके बाद हम और अपनी ओर से नहीं लगा रहे, जितना वो पहले अपने एंगुलर मोमेंटम लेकर घूम रहा था वैसे उतना ही रहेगा। अगर हम एक्सटर्नल टॉर्क कोई एक्स्ट्रा अपनी ओर से लगाएंगे तभी उसके अंदर बच्चों चेंज आएगी एंगुलर मोमेंटम में। अगर अपनी ओर से दोबारा कोई एक्सटर्नल टॉर्क हमने नहीं लगाई तो चेंजेस एंगुलर मोमेंटम में नहीं आएगी, एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। सो एंगुलर मोमेंटम मींस कांस्टेंट कब, जब टॉर्क में एक्सटर्नल टॉर्क क्या है, जीरो है। तो ये जीरो मींस एट दैट टाइम एल इक्वल्स टू आई ओमेगा है, तो इसकी वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। और आई और ओमेगा दोनों आपस में कैसे हैं बच्चों, यहां पर तो ऐसे हो गए, अदरवाइज क्या होगा, कुछ ऐसे हो जाएगा, ओके। ये दोनों आपस में कैसे रहेंगे, अगर ये कांस्टेंट है क्योंकि ये जीरो है, चेंज एक्सटर्नल टॉर्क हमारे पास नहीं है तो ये कांस्टेंट हो गया। सो देयरफॉर ओमेगा कुछ ऐसे बन जाएगा, ओके, आई के साथ। ये हो गया हमारे पास एंगुलर स्पीड, उसकी एंगुलर वेलोसिटी। ये क्या हो गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। दोनों आपस में कैसे है, इनवर्सली है, एक बढ़ेगा तो दूसरा कम होगा। कब, जब ये कांस्टेंट रह रहा है। ये कांस्टेंट कब रहेगा, जब एक्सटर्नल टॉर्क क्या है, जीरो है, चेंज नहीं आ रही, कोई बाहर से फोर्स नहीं दी जा रही, एक्सटर्नल टॉर्क नहीं दी जा रही एट दैट टाइम। तो ये दोनों आपस में कैसे रहते हैं, इनवर्सली। अब इसकी कुछ एप्लीकेशंस है। ये तो हो गया कंजर्वेशन का केस, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, उसमें ये कांस्टेंट रहना।
अब इसके एग्जांपल्स है कुछ हमारे पास जहां से हम इसको और अच्छे ब्रीफली पढ़ सकते हैं। वो क्या है? फर्स्ट है रेवोल्यूशन ऑफ अ प्लैनेट अराउंड अ सन। मान लो कोई प्लैनेट किसी सन के अराउंड घूमता है बच्चों, तो वो कुछ घूमेगा ऐसे इलिप्टिकल ऑर्बिट में। सन यहाँ पर है, तो ये कोई प्लैनेट है जो घूम रहा है। ओके, कोई मैंने एक प्लैनेट ले लिया, मैंने अर्थ ही मान लिया बच्चों, हमारे पास अर्थ है। तो एट दैट टाइम क्या होगा? जब ये यहां से जाएगा तो मुझे क्या पता है आई की वैल्यू क्या होती है बच्चों? एम आर स्क्वेयर। ओके, m इंटू आर स्क्वेयर। एक्सिस ऑफ रोटेशन कौन सा है? ये सन ही है जिसके अराउंड ये घूमता है। ओके, तो देखो I की वैल्यू है एम आर स्क्वेयर, मास है इसका, r है, कितना रेडियस है यहां पर। सो जब बच्चों ये दूर होगा, जब यहां से जैसे जैसे r बढ़ता जाएगा तो इसके साथ देखो फिल करके ये भी कांस्टेंट है, मास इसका अर्थ का। अब ये दोनों आपस में कैसे हैं? जब ये दूर है बच्चों, एट दैट टाइम इसकी स्पीड जो होगी, ये जो एंगुलर वेलोसिटी है ये होगी। अब ये दूर है, ये ज्यादा हो गया तो इसकी वैल्यू क्या होगी? लेस हो जाएगी। लेस होगी क्योंकि जैसे जैसे ये r बढ़ेगा, अब ये फिर से यहां पर ये पूरा दूरी पर है, ये r बहुत ज्यादा है, तो r ज्यादा हो गया, इसकी वैल्यू ज्यादा होगी, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? लेस होगी। तो इसका मतलब जैसे जैसे ये प्लैनेट अर्थ ये सन से दूरी पर होंगे, उसके अकॉर्डिंगली इनकी ये हमारे पास जो है एंगुलर वेलोसिटी वो आएगी। अब ये बहुत दूरी पर है तो यहां पर एंगुलर वेलोसिटी लेस है, जैसे पास पास आते जाएंगे बढ़ती जाएगी, और पास आ गया यहां पर जब आ गए तो एट दैट टाइम इसकी वैल्यू बहुत कम होगी, तो इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा होगी। ओके, क्लियर? अगर अब मैं क्या करूंगा, अब हर सेकंड की बात करूं, मैं एक सेकंड में मान लो, सपोज किया, मान लो एक सेकंड में ये यहां से यहां तक गया, तो एक सेकंड में इसने इतनी एरिया स्वेप्ट किया है, यहां से लेकर यहां तक जब वो पहुंचा, ये कितना एरिया है? ये हमारे पास आ गया। अब जब ये यहां पर पास आया तो एक सेकंड में देखो, अब यहां पर स्पीड ये बहुत ज्यादा होगी, तो यहां से लेकर ये यहां तक पहुंच गया एक सेकंड के अंदर, तो मींस एरिया स्वेप्ट हुआ ये। तो जितना एरिया यहां पर स्वेप्ट हुआ उतना ही ये पूरा पूरा था। सो देयरफॉर जब ये ऐसे घूमता है बच्चों, तो एट दैट टाइम एरिया स्वेप्ट जो होगा, ये एरिया स्वेप्ट क्या रहता है? ऑलवेज कांस्टेंट। ये चीज हम पढ़ चुके हैं पहले भी, एरिया स्वेप्ट एरियल वेलोसिटी के अंदर पढ़ा था, एंगुलर ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ एंगुलर मोमेंटम के अंदर। ओके, तो जैसे जैसे ये दूर होगा इनकी स्पीड क्या, इनकी एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी? कम होगी। जैसे ये पास आएगा एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। क्लियर? बात समझ में आ गई? एंगुलर वेलोसिटी उस टाइम क्या होगी? ज्यादा बढ़कर आएगी हमारे सामने। ओके, तो नेक्स्ट है बच्चों, अ सर्कस एक्रोबैट परफॉर्म्स फीट्स इन्वॉल्विंग स्पिन। सेम उसी तरह से है, कोई सर्कस एक्रोबैट है बच्चों, वो भी स्पिनिंग जैसे करेगा, एट दैट टाइम वो भी क्या करेगा? अगर अपने हाथों को ऐसे दूर फैला कर रखेगा, आर्म्स पूरी तरह से दूर है, तो इसका मतलब क्या? अब एक्सिस ऑफ रोटेशन मान लो ये है, तो ऐसे घूमेगा, तो ये उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन, जैसे अब ऐसे घूमेगा अगर वो, तो अगर हाथ उसके दूर है, देयरफॉर क्या हुआ? मास पार्टिकल्स ये अब दूर दूर हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया? रेडियस ज्यादा बढ़ गया। अब इस पूरी बॉडी का रेडियस ज्यादा हो गया, तो रेडियस ज्यादा होने का मतलब क्या है? रेडियस ज्यादा तो इसकी वैल्यू ज्यादा, इसकी वैल्यू ज्यादा तो इसकी वैल्यू कम, तो एट दैट टाइम वो घूमने में भी उसको डिफिकल्टी होगी, उसकी एंगुलर वेलोसिटी ज्यादा नहीं बढ़ेगी। जैसे वो अपने हाथों को इकट्ठा कर देगा, ऐसे वो इकट्ठा होकर रहेगा, एट दैट टाइम घूमना बहुत तेजी से होगा, क्योंकि दोनों आपस में कैसे हैं? इनवर्सली है। उसके बाद आइस स्कैटर और बैले डांसर भी ऐसे परफॉर्म करते हैं। ये बात को याद रखना बस। एंगुलर वेलोसिटी ऑफ इनर लेयर्स ऑफ आ व्हिरलविंड मींस टोर्नेडो की उसकी अलार्मिंग हाई, मींस उस जो इनर लेयर्स है बच्चों उसकी ये वेलोसिटी ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि इनर लेयर्स मींस व्हाट? उसका रेडियस कम होगा, तो ये ज्यादा होगी, तो ये ज्यादा
तो इसकी वैल्यू क्या होगी? अब इसकी वैल्यू मान लो ये इनर लेयर्स है, तो इसका मतलब उसका आर की वैल्यू सॉरी लेस है, आर की वैल्यू लेस, तो इसकी वैल्यू लेस, इसकी वैल्यू लेस, तो इसकी वैल्यू ज्यादा। तो वही बात उन्होंने बोली है कि ज्यादा होती है। अब डाइवर जब सोमरसॉल्ट परफॉर्म करता है तो उस वक्त भी क्या करता है बच्चों, वो जब डाइव करता है उस डाइविंग स्टॉप से, उस जगह से जब वो डाइव करेगा तो एट दैट टाइम भी क्या करेगा, उस प्लेटफॉर्म से जब वो डाइव करता है एट दैट टाइम वो अपने आप को इकट्ठा करता है। जब उसने सोमरसॉल्ट करने हैं, कोई भी परफॉर्मेंस देनी है तो इकट्ठा करेगा, तो क्या होगा, आर की वैल्यू क्या होगी, लेस होगी। आर की वैल्यू लेस होगी तो इसकी वैल्यू लेस होगी, तो बहुत जल्दी से वो टर्न्स ले सकता है, वो एंगुलर वेलोसिटी बहुत जल्दी से गेन कर सकता है उस इतने थोड़े से जो हमारे पास डिस्टेंस है उसी के अंदर बहुत सारे टर्न्स ले सकता है, बहुत सारी बार बाजी लगा सकता है। और लास्ट टाइम पे क्या होता है, वो अपने हैंड्स को फिर से स्ट्रेच करता है और सीधा पानी के अंदर जाता है। तो ये बात याद रखना, जब जब रेडियस कम होगा मीन्स ये कम होगा, ये कम होगा तो इसकी वैल्यू ज्यादा होगी। तो ऐसे ही बच्चों और बहुत सारी इसकी एप्लीकेशंस होंगी, एग्जांपल्स होंगी, आप उसको भी पढ़ लेना। इसके बाद हमारे पास रोलिंग मोशन है, लास्ट टॉपिक है इस यूनिट का, वो हम करेंगे। और उसके बाद ये जो यूनिट नंबर हमारा 5 है ये भी खत्म हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। खुश रहें, खुशहाल रहें, पढ़ते रहे, पढ़ाते रहे और लाइफ को क्या करना है, एंजॉय, कॉपी मारो, स्क्रीनशॉट करो, खुश रहें, खुशहाल रहें, पढ़ते रहो बच्चों।